रायपुर के एकात्म परिसर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने की पीसी। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। पार्षद सरला कोसारिया भी मौके पर मौजूद। दुर्ग नगर निगम के लिए बीजेपी मेयर कैंडिडेट अलका बागमार ने भरा नामांकन। मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा रहे मौजूद। प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा। कोंडागांव नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए कई प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 58 व्यक्तियों ने पार्षद पद के लिए किया नामांकन। निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 15 वार्ड पार्षदों ने भरा नामांकन। रायपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंधे कत्ल का किया खुलासा। आरोपी ने गला घोट कर की थी महिला की हत्या। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बालिका हेमवती नाग को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई की है। उन्होंने कोंडागांव जिले की बेटी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर विशेष रूप से राजभवन आमंत्रित किया था। इस दौरान उनके साथ में कोंडागांव बालिका गृह की अधीक्षिका मणि शर्मा भी उपस्थित थी और हेमवती ने अनेकों बाधाओं को पार करते हुए जूडो खेल का भी प्रशिक्षण लिया और अनेकों राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किया। उन्होंने बालिका गृह जिला कोंडागांव में यह प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रदेश का नाम रोशन किया है। राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बालिका हेमवती नाग को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उनका हौसला अफजाई की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि कोंडागांव से हैं, जहां पर हेमवती नाग के राज्यपाल ने भी उन्हें सम्मानित किया है और राज्यपाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य एवं दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव का भी स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इन राज्यों के लोक नृत्यों की जो है वो प्रस्तुति भी की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन और सूफी गायन ने भी प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल डेका ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच में आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर शुरू किया गया है। राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में राजभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादर एवं नागर हवेली, दमन दीव का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राज्यों के लोक नृत्य की प्रस्तुति भी की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के पंडवानी गायन और सूफी गायन ने भी प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल डेका ने कहा कि यह कार्यक्रम भारत में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले संस्कृतियों के लोगों के बीच में आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रीता शांडिल ने भी मुलाकात की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल डेका को सौंपा। इस अवसर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा, डॉक्टर सरिता उइके और संत कुमार नेताम सचिव मौके पर उपस्थित थे। राज्यपाल रमेन डेका से राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रीता शांडिल ने मुलाकात की है।
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल डेका को सौंपा गया। इस अवसर पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रवीण वर्मा, डॉक्टर सरिता, संत कुमार नेताम मौके पर उपस्थित रहे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बिलासपुर और मुंगेली में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन किया है और बिलासपुर में महापौर पद की सशक्त एवं मजबूत प्रत्याशी पूजा विधानी ने पार्षद पद के उम्मीदवारों के साथ पर्चा दाखिल किया। साथ ही मुंगेली नगर पालिका के बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी शैलेश पाठक ने पार्षद पद के प्रत्याशियों के साथ नामांकन पत्र को जमा किया। इस दौरान डिप्टी सीएम साव ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर से निकली नामांकन रैली में जनता का अपार जनसमर्थन देखने को मिला है। जनता जनार्दन का उत्साह बता रहा है कि बीजेपी के महापौर पार्षद प्रत्याशियों का विजयश्री सुनिश्चित है और सरकार के महतारी वंदन योजना से खुश भी हैं। खबर भोपाल से है, जहां पर एड्स कंट्रोल समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम के निवास पर पहुंच गए हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम से गुहार लगाई है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी के समान वेतन सुविधा की मांग की है और उनका भी कहना है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनको नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा की बात कही थी, जहां सभी विभागों को यह लाभ भी मिल रहा है। वहीं एड्स नियंत्रण समिति के करीब 818 कर्मचारी इससे वंचित हैं। ये समिति लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग शासन के अधीन है। कर्मचारी एड्स जैसी बीमारी में जो है वो जोखिम उठाते हैं और साथ ही मंत्री के बंगलों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उनको हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। आज आप यहाँ आए हैं अपनी मांगों लेकर, क्या है आपकी मुख्य मांग? मैं सुनील मिश्रा, मध्य प्रदेश एड्स राज्य नियंत्रण समिति में जो कर्मचारी उनका अध्यक्ष हूँ। हम लोग संविदा नीति 2023 को लेके अपनी मांगों को लेके माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से मिलने आए हुए हैं। हम लोगों की मेन मांग ये है कि संविदा नीति 2023 जो प्रत्येक विभाग में संविदा कर्मचारी थे उनको सबको इसका लाभ मिल चुका है, आर्डर जारी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति का यूनियन का सचिव हूँ प्रदेश का, और मैं विगत 15 वर्षों से HIV एड्स के बीच में काम कर रहा हूँ। और एक ये ऐसी संक्रमित बीमारी है जिसमें जो HIV पॉजिटिव होते हैं उनके बीच में हमको काम करना है। और कोविड के समय हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में लगा के और पूरे कोविड काल में हमारे सारे कर्मचारियों ने पूरे तन मन धन से प्रयास किया और काम किया है। लेकिन आज संविदा नीति जो 2023 है वो केवल NRHM के कर्मचारियों को और भी जो प्रोजेक्ट हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, उन कर्मचारियों को दिया जा चुका है। लेकिन हम लोग राज्य एड्स नियंत्रण समिति के जो कर्मचारी उनके साथ भेदभाव किया गया। ऐसा क्यों किया गया, या तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री बताएंगे या हमारे मुख्यमंत्री बताएंगे। और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं अपनी 50 साल से ऊपर हैं, सभी की उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है। आज इन कर्मचारियों को दूसरी जगह नौकरी भी नहीं मिलेगी। रोज में ही रहती हूँ, उसके बाद भी कई बार सर से मिलने के बाद भी जो है आज तक हमारा काम पेंडिंग पड़ा है। हर बार यही होता है कि आप यहाँ मिलिए, वहां मिलिए, आपका काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जनरली हम सिर्फ एक संगठन बनाकर उनसे मिलते हैं। घर में हमने मुलाकात की, तब भी उन्होंने ये बोला था कि आप जो है वो आगे मिलिए, आपका काम हो जाएगा। आज मुझे सर 22-23 साल हो गए हैं सर्विस करते हुए, पर आज तक ना तो कभी कंटिन्यूएशन का कोई प्रोसेस हुआ है। सुनील जी हैं अध्यक्ष हमारे, इन्हें काफी कोशिश भी की है और अभी लगता है कि कुछ मिल जाएगा, पर अभी तक वंचित है सर। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पर सिवनी नगर पालिका CMO सिवनी और बालाघाट प्रभारी दिशा डेहरिया के छिंदवाड़ा नागपुर रोड स्थित घर में EOW की रेड पड़ी है। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। जबलपुर की EOW की टीम ने रेड मारी है। इस मामले की जांच EOW कर रही है।
ट्रेनों में यात्रियों का मोबाइल चोरी करके सिम कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी एसपी राहुल कुमार लोहरा ने बताया कि लंबे समय से ट्रेनों में हो रही मोबाइल चोरी को लेकर शिकायत मिल रही थी, जिसकी रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसके चलते जीआरपी पुलिस बीना ने एक आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी महेश यादव ने भी पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा कमायनी एक्सप्रेस से 2 मोबाइल चोरी किए गए थे। मोबाइलों के सिम कार्ड को विशेष तकनीक के साथ में इस्तेमाल कर आरोपियों ने दोनों ही सिम कार्डों के बैंक खातों से लगभग 6 लाख रुपए की राशि निकाली थी। आरोपी इस राशि को कई जगह एवं पेट्रोल पंपों पर ऑनलाइन पेमेंट करके कैश ले लिया करते थे और जीआरपी पुलिस द्वारा आरोपी से लगभग 3,30,000 रुपए की राशि बरामद की जा चुकी है। जीआरपी बीना क्षेत्र अंतर्गत एक मामला जो है वो जनवरी महीने में पंजीबद्ध हुआ था, जिसके अंदर एक व्यक्ति का मोबाइल जो है वो चोरी गया था। इसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम जो है वो दयाराम यादव, पिता महेश यादव, 28 साल का है, सागर का रहने वाला है। ये आरोपी को जब हम लोगों ने और भी इंट्रोगेट किया और उसकी जो सीडीआर और बाकी डिटेल्स देखी है, तो उसके अंदर से और भी हमें ये पता चला है कि इसके द्वारा जो चोरी के मोबाइल होते थे उसके सिम कार्ड का इस्तेमाल करके दूसरे मोबाइल में डालकर उसमें से आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से कनेक्टेड होते हैं वो उसको रिट्रीव करके और जो फोन पे और दूसरे ऐप्स होते हैं जिसके अंदर से पैसे को ट्रांजैक्शन किया जाता है, वैसे ऐप को उसके अंदर इंस्टॉल करके उसमें से पैसा निकाल लिया गया। इसमें लगभग जो है वो 6.25 लाख रुपए उसके द्वारा जो है इस तरीके से साइबर फ्रॉड कारित करते हुए पैसा निकाल लिया था, जिसमें से अभी पुलिस ने जो है वो आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ में 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, सिम बरामद किए और साथ साथ में 3 लाख रुपए जो है वो जब्ती किए हैं। ये पैसा जो भी निकालता था ये पेट्रोल पंप पे जाके उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके कैश में उसको पैसा ले लेता था। इस तरीके से इसका वारदात था। अभी हम लोग जो है वो आगे भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो है वो एक आरोपी हम लोगों ने पकड़ा है दयाराम यादव को, उससे और भी हम लोग इंट्रोगेट कर रहे हैं कि ये इस तरीके का तरीका है वारदात और कितने लोगों के साथ में मिलकर इसने किया है। कुछ लोगों के नाम भी बताया है उसने, एक राजू करके नाम बताया हुआ है। पुलिस उसको भी अभी जो है वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। आगे और भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी तक हम लोगों का जो है वो 3 लाख रुपए नगद प्राप्त कर चुके हैं और साथ में जो मोबाइल है कुल मिला के लगभग 3,20,000 के आसपास का मशरूका हम लोगों ने बरामद कर लिया है। गवर्नमेंट मेडिकल सप्लायर मोचित कॉरपोरेशन मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू कंपनी के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कुछ दिन पहले सिद्धार्थ चोपड़ा और उनके तीनों भाइयों के ठिकानों पर दबिश दी गई थी। सीजीएमएससी पर बड़े घोटाले पर मोचित कॉरपोरेशन पर आरोप है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने तेलीबांधा स्थित मत्स्य विभाग और पंजी रोड स्थित पीएचआई विभाग का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति आपको बताते चले कि पंजीयन करके अवलोकन किया और अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली है। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने भी निर्देश दिया कि यदि कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी अवकाश पर जाता है तो उसके अवकाश आवेदन की प्रति उपस्थिति रजिस्टर में अनिवार्य रूप से रखी जाए। इस दौरान उन्होंने विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए हैं। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पार्षद सरला कोसरिया भी मौके पर मौजूद रहे। साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि नामांकन हो चुके हैं, आज समीक्षा हो रही है और सभी जगह बीजेपी के नामांकन रैलियां हुई। अपार उत्साह कार्यकर्ताओं को देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि नामांकन रैलियों में जनसैलाब उमड़ा, ये बताता है कि बीजेपी की लहर चल रही है और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है।
नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों में 49 नगर पालिकाओं में और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम पूर्ण हो चुका है और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर मुझे स्वयं पार्टी के नामांकन रैली में शामिल होने का अवसर मिला। लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर ऐसे अनेक स्थानों के नामांकन रैली में मैं स्वयं शामिल हुआ और इन नामांकन रैलियों में जो उत्साह और ऊर्जा दिखी, ये ठीक वैसा ही था जैसे विधानसभा 2023 के चुनाव के समय उत्साह था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्साह था और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह और ऊर्जा और जिस प्रकार से जन सैलाब इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है, ये बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने हैं। पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये जब आप प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे, कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई। कांग्रेस के रायपुर में 15 साल कांग्रेस ने राज किया नगर निगम में। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर वर्तमान जो महापौर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने छुपा लिया, क्योंकि उन्हें पता है जनता में कितना आक्रोश है उनके लिए। रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने कैसे नगर निगम का दुर्दशा किया, कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए, आप सबके सामने हैं। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में, सारी नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, विकास को अवरुद्ध किया, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाट और लूट मचाया। और आज हालात क्या है कांग्रेस के? कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित किए उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है। जनता का मूड समझ लिया है कि जनता तो पूरी तरह से उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। एक तरफ 5 साल में विकास को अवरुद्ध किया, जनता को परेशान किया, वहीं दूसरी ओर यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर
जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और जनता को अपना महापौर चुनने का अधिकार, अपना नगरपालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर एक तरफ जहां जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ताकि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ली निकायों में, पर सरकार बनाने के बाद किया क्या? विकास को अवरुद्ध किया, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, शहरों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। कैसे भूमाफियाओं को पनपाया, कैसे शहर को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम किया। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने के लिए, और इसका संकेत जैसे मैंने बताया कि नामांकन रैलियों में मिला। कांग्रेस पार्टी ठीक प्रकार से नामांकन रैली भी नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पुलिसिंग व्यवस्था पर बयान देते हुए एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि नगरीय निकाय का मतदान 11 तारीख को है और पंचायत चुनाव 17 और 20 तारीख को होने हैं। उन्होंने कहा कि नाम वापस लेने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कहां कौन कौन से प्रत्याशी हैं। स्थानीय थाना क्षेत्र के प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव दिवस के लिए अतिरिक्त बल की मांग की जा रही है ताकि अच्छी व्यवस्था हो सके। चुनाव के तहत में हम लोग के जिले में नगरीय निकाय का मतदान 11 तारीख को होना है। वैसे ही ग्रामीण पंचायतों का जो चुनाव है उसमें 17 और 20 को मतदान होना है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। नाम वापस लिए जाने के उपरांत स्पष्ट हो जाएगा किस किस वार्ड में और किस में मेयर के पद पर कहाँ कितने उस पर उम्मीदवार रह गए हैं। लगातार नामांकन के समय पर जो मतदान के हिसाब से व्यवस्था लगाई गई थी, आने वाले दिनों में जैसे ही नाम और स्पष्ट हो जाएगा हम लोगों के द्वारा पुनः एक बार समीक्षा किया जाएगा कि संवेदनशीलता और राजनीतिक या फिर अन्य दृष्टि संवेदनशील और सामान्य मतदान केंद्रों के उसके तहत हम लोगों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय चुनाव के मद्देनजर सभी थाना प्रभारी चौकी प्रभारियों को अपने एक्साइज के तहत में कार्रवाई, नारकोटिक के तहत में कार्रवाई करने के लगातार निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।